हेलो फ्रेंड्स, मैं सतनाम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं द जीएस फाउंडर पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहां पे भी होंगे अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बिना रोक टोक के ठीक तरीके से चल रही होगी। साथ में ये भी मैं कहूँगा कि जब भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें वैक्सीनेशन के लिए और जब भी आपका टाइम आए तो ज़रूर अपने टाइम पे अपने नंबर पे वैक्सीनेशन या वैक्सीन ज़रूर लें, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं और साथ में अपने परिवार के लोगों का, अपने आसपास में लोगों का ध्यान रखें। बहरहाल आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वह भी आधुनिक भारत का एक टॉपिक है जिसको मराठा साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। कि पीछे आप देख सकते हैं मैंने वाइट बोर्ड पे चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है और यह टॉपिक हम लोग बेसिकली 3 से 4 पार्ट में कवर करेंगे, 3 से 4 या 5 पार्ट में, जितना भी हो पाएगा, ताकि आप लोग ठीक तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ। और यहाँ से इस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है इतिहास के स्तर पे, ये भी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने पॉलिटी के सिलेबस का डिस्कशन किया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग उस सिलेबस को लगातार देख रहे होंगे। सिलेबस का जो टॉपिक है उसको देखना, लगातार देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यानी किसी भी सब्जेक्ट का कि भाई आपको पहले पता होना चाहिए कि उसका टॉपिक कौन कौन से है, कहाँ कौन कौन सा कोर एरिया है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो टॉपिक इसीलिए या सिलेबस इसीलिए डिस्कस किया जाता है। तो आप लोग उसको देखते रहिएगा और जब भी मैं पॉलिटी की वीडियोज़ लेकर के आऊँगा तो आपको उससे काफ़ी हेल्प होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में, राइज ऑफ मराठन्स या मराठों का उदय। तो किस प्रकार से होता है मराठों का उदय, तो इसके पीछे 2 से 3 कारण होते हैं। तो देखिए, पहला कारण जो है उसमें है भौगोलिक स्थिति, दूसरा है इस टाइम में मुग़ल सल्तनत हावी थी भारत के ऊपर, मुग़लों का राज था। तो अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां तक चीज़ें काफ़ी ठीक थी, ठीक है। लेकिन औरंगजेब के ही गद्दी पे बैठने के बाद जो है कि चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुसंख्यक समाज के विरोध में चलने लगी, जिसमें क्या था कि जितने भी पूजा स्थल थे, बहुसंख्यक समाज के जो पूजा स्थल थे उनको नुकसान पहुंचाना, उनकी जो सिंबॉलिक चीज़ें, जितनी भी चीज़ें थी उनको नुकसान पहुंचाना, इस प्रकार की चीज़ें शामिल थी, जिसको हिंदी विरोधी नीतियों के रूप में हम लोग जानते हैं। और दूसरा था हिंदू जागरण का मतलब, जो विरोध, हिंदुओं का अगर विरोध हुआ तो डेफिनेटली उनका जागरण होगा। इसके साथ साथ भक्ति आंदोलन चल रहा था जिसमें तुकाराम करके, एकनाथ, विज्ञानेश्वर जैसे जो है कि गुरु लोग आए और हिंदू जागरण में जो है कि अपना योगदान दिया। साथ में ही कुशल नेतृत्व के रूप में शिवाजी उभर करके आए और शिवाजी ने ही एक तरह से मराठा साम्राज्य की नींव डाली, जिस पे आगे चल करके बाजीराव पेशवा जैसे महान योद्धा मराठाओं को पूरे भारत के ऊपर ला करके खड़ा किया, मराठा का परचम पूरे भारत पे फहराया। तो कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में शिवाजी, तो शिवाजी से ही शुरुआत होती है। तो थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट हम लोग जानेंगे शिवाजी के बारे में। उससे पहले भौगोलिक इस परिस्थिति के बारे में मैंने बताया था। तो देखिए, किसी भी इंसान का नेचर कैसा होगा यह निर्धारण जलवायु भी या भौगोलिक परिस्थिति या क्लाइमेट जिसको बोलते हैं इसके थ्रू भी होता है, ठीक। अगर क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है, फेवरेबल का मतलब रहने लायक नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में रहने वाले इंसान के अंदर एग्रेसिवनेस या कहिए आक्रामकता ज़्यादा होगी, कुछ ज़्यादा ही आक्रामक होगा, एग्रेसिव होगा, ठीक। तो भौगोलिक यानी ये छोटा सा मैप आप देखेंगे जो कि साउथ इंडिया का मैंने बनाया है। तो ये वाला क्षेत्र जो है, जो कि महाराष्ट्र मराठा के नाम से जाना जाता है, उस टाइम का गुजरात भी इसी में आता था। तो ये लंबा चौड़ा इधर पश्चिमी घाट जो है, यहाँ पे एक लंबी चौड़ी बहुत पहाड़ी है जिसको सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पहाड़ी वाला जो एरिया जो होता है वहाँ पे जीवन जीने के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी आज के ज़माने जितना उस टाइम में एडवांस नहीं थी, तो खेती करना अपने आप में एक दुष्कर कार्य था, ठीक। तो ऐसे क्षेत्र में ये लोग रह रहे हैं, उसके बाद इस प्रकार की चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं और जो व्यक्ति स्वयं में आक्रामक हो तो क्या करेगा, विरोध करना शुरू ही कर देगा। तो ये होगा भौगोलिक परिस्थिति का जो कारण था। हिंदू विरोधी मैंने बता ही दिया, और हिंदू जागरण।
उसके बाद नेतृत्वकर्ता पे मैंने शिवाजी के बारे में बता दिया। तो शिवाजी के बारे में जानने से पहले 2-4 पॉइंट और हम लोग जानेंगे कि शिवाजी के जो वंशज थे वो बेसिकली कहाँ से थे, मेवाड़ से माना जाता है। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे ये लोग। और 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी का अटैक होता है किस पे, मेवाड़ पे, तो वहाँ से इनके कुछ रिलेटिव लोग माइग्रेट्स करके कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र साइड आ जाते हैं। और जो रिलेटिव आते हैं उनका नाम होता है सज्जन सिंह, कहीं कहीं सुजान सिंह के नाम से भी मिलता है। उसके बाद बीच में कुछ पीढ़ियां गायब हैं। उसके बाद जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम है उग्रसेन सिंह। उग्रसेन सिंह के 2 बेटे होते हैं, कर्ण सिंह, शुभकर्ण सिंह। शुभकर्ण सिंह के बेटे होते हैं आगे चल करके। फिर उन्हीं में से मालो जी, विठो जी लोग होते हैं। और फिर मालो जी के बेटे जो होते हैं वो कहलाते हैं भोसले, शाहजी भोसले, जो कि शिवाजी के पिताजी थे। शाहजी भोसले जो थे शिवाजी के पिताजी थे। और उसी तरह मालो जी जो थे, मालो जी जो थे वो शिवाजी के जो है कि ग्रैंडफादर थे या दादाजी थे। तो शिवाजी के जो पिताजी थे उनका नाम था शाहजी भोसले, और शिवाजी की माताजी का जो नाम था वो था जीजाबाई। ठीक है, जीजाबाई। ये लाखूजी जाधव की पुत्री थी, जो कि महाराष्ट्र के स्तर पे एक छोटे से जागीरदार थे, जिनके यहाँ मालो जी की नौकरी करते थे। और जब दोनों के बीच में एक तरह से मित्रता हो गई तो शाहजी भोसले का विवाह जो है कि जीजाबाई के साथ कर दिया गया। यानी मालो जी और लाखूजी जाधव दोनों लोग जो दोस्त बन गए, तब उन दोनों ने क्या किया कि इन्होंने लाखूजी यादव ने अपनी बिटिया जीजाबाई का और मालो जी ने अपने बेटे किसका, शाहजी का विवाह कर दिया। किसके साथ, जीजाबाई के साथ। अब इतना हो जाने के बाद शिवाजी का जन्म 1627 में 10 अप्रैल को होता है। और महाराष्ट्र में एक जगह है शिवनेरी, एक वहाँ पे शिवनेरी देवी का एक मंदिर भी है और एक किला भी है, जिसको शिवनेरी का किला के नाम से जाना जाता है। वहीं पे इनका जन्म हुआ था और उसी किले के नाम पे, उसी देवी के नाम पे इनका नाम शिवाजी रखा गया। ठीक, शिवाजी रखा गया। अब ये था कि शाहजी जो भोसले जी जो थे, शाहजी जो भोसले, ये जो है कि बंगलौर में जो है कि एज ए मुनीम कह लीजिए या बंगलौर के जागीरदार के पास काम करते थे। इसी वजह से इनको हमेशा अपने घर से दूर रहना पड़ता था। जीजाबाई ही बचपन से ही शिवाजी का पालन पोषण किया था, लेकिन इनके संरक्षक के रूप में, यानी किनके, शिवाजी के संरक्षक के रूप में, गार्जियन के रूप में, गार्जियन जिसको बोलते हैं संरक्षक, दादाजी कोंडदेव ने जो है कि हेल्प किया। ठीक, यानी शाहजी भोसले के गैर हाजिरी में दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी को सारी विद्याएं, जितनी भी चीज़ें थी, अर्थशास्त्र, शस्त्र शास्त्र, जितनी भी विद्याएं थी, शिवाजी को दादाजी कोंडदेव ने सिखाई। अब ये दादाजी कोंडदेव कौन थे, तो दादाजी कोंडदेव जो है वो शाहजी भोसले के बहुत बढ़िया मित्र थे। और इन्होंने ही जो है कि संरक्षक के रूप में शिवाजी को सारी विद्याएं जो है कि सिखाई। इसके साथ साथ शिवाजी के एक बड़े भैया भी थे जिनका नाम था संभाजी, जिनकी मृत्यु पॉलीगर के युद्ध में हो गई थी। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि एक बड़े भैया संभाजी भी थे। तो आगे भी कई संभाजी आएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है उस चीज़ से। अब क्या होता है, जब शिवाजी 13 साल के होंगे तो उनका विवाह सईबाई के साथ कर दिया जाएगा। किसके साथ, सईबाई के साथ। और विवाह के बाद ही अब क्या हुआ कि शिवाजी मुगलों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू करेंगे, मुगलों के खिलाफ अपने छोटे मोटे अभियान शुरू करेंगे, जिसमें क्या हुआ कि आसपास के कुछ बच्चों को इकट्ठा कर लेंगे, अपने एज के बच्चों को, और 14-15 साल के छोटे छोटे जितने भी बच्चे थे उनको इकट्ठा कर लेंगे और मुगलों के खिलाफ अभियान करना शुरू कर देंगे। और उसी कदम में क्या होगा, कि लगेंगे मुगलों के किले जीतने। मुगलों के किले जीतने का मतलब दक्षिण भारत के स्तर पे जितने भी मुगलों के किले होंगे उनको जीतना शुरू कर देंगे, जिसमें सिंहगढ़ का किला है, कोंडना का किला है और मुरुम्बगढ़ या रायगढ़ भी इसको बोलते हैं। इन सारे किलों को मुगलों से छीनना शुरू कर देंगे। सिंहगढ़, तोरण, कोंडना और मुरुम्बगढ़, इस प्रकार से इन किलों को जीतना लगातार शुरू कर देंगे। जहाँ से भी पता चलेगा कि मुगलों की मान लीजिए कोई सवारी जा रही है या मुगलों का कोई काफिला जा रहा है, वहाँ पे अटैक करेंगे और वहाँ से उनको लूट करके भाग आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे दक्षिण भारत के स्तर पे शिवाजी का नाम धीरे धीरे तेजी के साथ फैलने लगा, धीरे धीरे फैलने लगा। अब जो है कि क्या हुआ, यह बात
जब दिल्ली के बादशाह औरंगजेब के पास पहुंचेगी। 1658 के आसपास औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पे बैठ चुका है और अपने भाई दारा शिकोह को मार चुका है। एक और मज़ेदार बात यह है कि दिल्ली मुग़ल सल्तनत में कहा जाता है कि तख्त या ताबूत का मतलब यह है कि मुग़लों में अधिकतर अपने बड़े भाइयों को या अपने भाइयों को मार करके ही लोग बादशाह बनते थे। ठीक है, तो इसी वजह से वहाँ पे उस टाइम में यह कहावत बहुत ज़्यादा फेमस थी कि या तो तख्त या ताबूत। तो उसी क्रम में 1658 में दारा शिकोह को मारने के बाद औरंगजेब गद्दी पे बैठ जाएगा और क्या करेगा, जब उसको पता चलेगा कि भाई दक्षिण भारत में दिक्कत परेशानी हो रही है तो आएगा विद्रोह दबाएगा और फिर वापस जाएगा, तब तक फिर से विद्रोह शुरू हो जाएगा, फिर से आएगा दबाएगा, फिर से विद्रोह शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अपने जीवन के 25 से 30 साल औरंगजेब दक्षिण भारत में बिता देता है, लेकिन उसको कुछ उसका फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसके जाने के बाद जो विद्रोह को जिस प्रकार से वो शांत करके गया था, वो विद्रोह फिर से ऊपर हो जाता है, फिर से होने लगता है। इसी क्रम में क्या होगा कि 1659 में बीजापुर का शासक है अफजल खां। अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए बोला जाएगा और अफजल खां बहुत बड़ा शरीर का, बहुत भीमकाय किस्म का व्यक्ति है। कहते हैं कि 7 फुट के आसपास की उसकी हाइट, बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा व्यक्ति था और शिवाजी की हाइट माना जाता है 5.5 फुट 5.6 5.7 के आसपास थी। तो ये क्या करता है कि लगातार शिवाजी की खोज में अभियान चलाता है और शिवाजी जो हैं वो गोरिल्ला वॉरफेयर को फॉलो करते हैं, मार करके सीधा पहाड़ियों में छिप जाते हैं आकर के। ठीक है, और अफजल खां परेशान हो जाता है कि भाई कैसे उसको बाहर निकाला जाए, वो तो पहाड़ियों में मार करके चला जाता है हम लोगों को, उसको कैसे बाहर निकाला जाए। इसी वजह से जब वो परेशान हो जाता है, इरिटेट होकर के शिवाजी को कहने लगता है पहाड़ी चूहा। कहता है पहाड़ी चूहे को किस प्रकार से बाहर निकाला जाए समझ में नहीं आता है। उसी क्रम में क्या करेगा, जितने भी रास्ते में मंदिर मिलेंगे सबको तोड़ता हुआ जाएगा। ठीक है, जो पवित्र पशु है गाय, उसको काटना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से चीज़ें लगातार उस जमाने में होती थी। अब क्या है कि शिवाजी बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं। अब क्या करेगा अफजल खां, क्या करेगा, भास्कर जी, कृष्णा जी भास्कर, जो कि अफजल खां के सलाहकार हैं, मित्र हैं, जो भी कहिए हैं, उनसे कहेगा अफजल खां कृष्ण जी भास्कर से कि एक काम करो, तुम जो है कि किसी प्रकार से बहला फुसला करके शिवाजी को बाहर निकलवाओ उसको, और मैं किसी बहाने से उसको मार दूंगा। उसको ये बोलो कि अफजल खां तुमसे संधि करना चाहते हैं, आपसे संधि करना चाहते हैं, और जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। अब क्या होगा, कृष्ण जी भास्कर जो है कि अफजल खां की बात मान करके शिवाजी के पास जाएंगे और बताएंगे, उसके शिवाजी के सामने प्रस्ताव रखेंगे संधि का। तो शिवाजी समझ जाते हैं अंदर अंदर कि क्या खेला है। तो क्या करेंगे, अब कहेंगे कृष्ण जी इधर आओ तुम, तो बुलाएंगे, उसके कंधे पे हाथ रखेंगे और मंदिर, पास में एक मंदिर होगा, वहाँ पे उसको लेके जाते हैं कृष्ण जी भास्कर को, और कहते हैं कि एक बात बताओ, देखो तुम मंदिर में खड़े हो इस टाइम में, जो बोलना सच बोलना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है। बताओ, मंदिर में खड़े हो ना भगवान के सामने, तो बताओ क्या कारण है, असली रीज़न बताओ। तो कृष्ण जी भास्कर सारी चीज़ें बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे सारी चीज़ें आपको मारने के लिए प्लानिंग की जा रही है। तो शिवाजी कहते हैं कि ठीक है, प्लानिंग हो रही है ना, तो मैं मिलने आऊँगा। लेकिन कृष्ण जी भास्कर कहते हैं कि देखिए, मैंने आपको सारी प्लानिंग के बारे में तो बता दिया है, लेकिन आपको यह है अफजल खां को नहीं बताना है कि भैया मैंने सारी प्लानिंग पहले ही लीक कर दी है। तो शिवाजी कहते हैं कि आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, दोनों के मिलने की जो जगह होगी वो प्रतापगढ़ का जंगल होगा। प्रतापगढ़ का किला महाराष्ट्र में पड़ता है, तो जंगल के आसपास के एरिया में उस जमाने में था। तो प्रतापगढ़ का किला में एक तरह से बैठक बुलाई जाती है और शिवाजी भी आएंगे अपने 2-4 सैनिकों के साथ, और अफजल खां भी रहेगा वहाँ पे, उनका तंबू लगा हुआ होता है। तो दोनों लोग अंदर जाएंगे और बैठ कर के बातचीत होती है। तो अफजल खां खड़ा हुआ होता, आओ शिवाजी मिलो तुम मुझसे, ऐसे हाथ फैला करके दोनों कहता आओ गले मिलते हैं। तो जैसे शिवाजी गले मिलेंगे तो उनको दबाने की कोशिश करता है, उसके बाद कटार निकाल करके उनके
पीठ में मारने का प्रयास करता है, लेकिन शिवाजी पहले से ही सजग थे, सारी चीज़ें अंदर पहन करके आए थे कपड़े के अंदर। और बघनक एक हथियार होता है, यानी बाघ के या लॉयन के जैसे नाखून होते हैं, उस प्रकार से वो लोहे का बना एक हथियार होता था उस ज़माने में, सैनिक लोग, योद्धा लोग यूज़ करते थे। और उसी बघनक से अफजल खां के पेट में मार देते हैं और उसकी आंत बाहर खींच लेते हैं। इस प्रकार से अफजल खां की डेथ हो जाती है और पूरे दक्षिण भारत में फैल जाता कि अरे बाप रे, 7 फुट के आदमी को 5.5 फुट का इंसान मार दिया है। शिवाजी कौन है भाई, कौन है? शिवाजी हैं, वो शिवाजी हैं। इसी प्रकार से शिवाजी का नाम दक्षिण भारत में फैल गया। ये वही थी कि एक बहुत बड़े बदमाश को गली की एक छोटे से कहिए बदमाश ने या एक छोटे से गुंडे ने मार दिया। इस प्रकार से चीज़ें हुई। तो अफजल खां की डेथ हो गई, उसको कहा गया अफजल खां का वध, क्योंकि उसने बहुत सारे जो बहुसंख्यक समाज के खिलाफ जो भी अत्याचार किए थे, इसी वजह से उसको कहा गया अफजल खां का वध। अब इसके बाद क्या है कि औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा। अब शाइस्ता खां से संघर्ष होने लगा, लगातार हुए जा रहा था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा था। ठीक है, शिवाजी पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। अंत में क्या हुआ कि बरसात का टाइम आ गया और शाइस्ता खां पूना के महल में रात में रुका हुआ था अपने बेटे फतेह खां के साथ। शिवाजी रात में वहाँ पे पहुँचे, 1663 की बात है। शिवाजी वहाँ पे रात में पहुँचे और अचानक से अटैक कर दिया। वही मैंने बताया था कि गोरिल्ला वॉरफेयर, यानी जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसी प्रकार से शिवाजी ने शाइस्ता खां के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। तो अब अचानक से इसके ऊपर जब अटैक हुआ तो ये चौंक गया। हाँ, लगा माफ़ी वगैरह मांगने। इसी में क्या किया शिवाजी ने, इसका अंगूठा काट लिया और इसके बेटे फतेह खां को जान से मार दिया। शाइस्ता खां जो था, कौन था? औरंगजेब का मामा था और शिवाजी को नकेल डालने के लिए भेजा गया था इसको, लेकिन अंगूठा काट करके बोले कि चाहो तुम बचे रहो, जिंदा तुमको जीवन दान दे रहे हैं। ठीक है, अब शाइस्ता खां आए मुँह लटकाए हुए औरंगजेब के पास, वहाँ पे भी उनको दुत्कारा गया। तो शाइस्ता खां से संघर्ष हुआ कब? 1663 में। उसके अगले ही वर्ष 1664 में सूरत की लूट, यानी इस तकरीबन सूरत की जो लूट हुई थी उसमें 1 करोड़ रुपए का जो है कि फ़ायदा, 1 करोड़ रुपए शिवाजी को मिले थे सूरत की लूट में। ठीक है, जो कि किसके संबंधित था? मुगलों से ही संबंधित था। अब इतना हो जाने के बाद औरंगजेब और गुस्से में आ गया। अब उसने कहा कि अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग से खेलना पड़ेगा। तब कहेगा कि शिवाजी भी हिंदू हैं और वॉरियर हैं और हमें भी अपने दरबार से किसी को भेजना चाहिए। तो किसको भेजेगा? कछवाहा राजा जयसिंह को। कछवाहा राजा जयसिंह जो कि एक राजपूत हैं, और इनको तैनात किया जाएगा, सूबेदार बनाया जाएगा दक्षिण भारत के स्तर पे, और कहा जाएगा कि भाई अब तुम किसी तरह से शिवाजी को कंट्रोल करो, क्योंकि वो अंडर कंट्रोल हो गए हैं। अब जयसिंह कहेंगे ठीक है। अब जयसिंह जाएंगे दक्षिण भारत के स्तर पे, जब अभियान जारी करेंगे तो लगातार शिवाजी जहाँ जहाँ भी जयसिंह से लड़ाई इनसे होती है, शिवाजी को हार का सामना करना पड़ता है। और 1665 तक शिवाजी के पास तकरीबन 35 किले थे। 35 किले शिवाजी जीत चुके थे, लेकिन लगातार राजा जयसिंह से हार की वजह से शिवाजी को संधि के लिए मजबूर होना पड़ा, ट्रेटी करनी पड़ी। किसके साथ? राजा जयसिंह के साथ। तो उसी को कहा गया पुरंदर की संधि। 1665 में हुई थी। किसके साथ? राजा जयसिंह, कछवाहा राजा जयसिंह और शिवाजी के साथ। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा हुआ है। 1665 में पुरंदर की संधि कछवाहा राजा जयसिंह और शिवाजी के साथ हुई थी। अब जब ये संधि हुई तो इसमें राजा जयसिंह ने कहा ठीक है शिवाजी, आप एक काम कीजिए, आपके पास जो 35 किले हैं उस 35 किलों में से मुझे 23 किले आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने का मतलब मुगलों को दे दीजिए। दूसरा, आप मुगलों के सामने समर्पण कर दीजिए। अगर आप समर्पण कर देंगे तो मेरा ये पूरा जो है कि दावा है कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आपको बचा लिया जाएगा। ठीक। और तीसरी, अगर आप समर्पण कर देंगे तो मैं आपको मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिलवाऊंगा। ठीक है। तो शिवाजी कहते हैं ठीक है। और ये चीज़ें जब चल रही थी वहाँ पे, ये संधि हो रही थी, तो उस टाइम में
इतावली यानी इटली का एक यात्री भी वहां पे मौजूद था जिसका नाम था मनुची। निकोलाउ मनुची। तो मनुची से याद रखिएगा, मनुची वहां पे एक तरह से कौन था, देख रहा था, साक्षात चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। तो पुरंदर की संधि का आंखों देखा हाल मनुची बताता है। तो पुरंदर की संधि हो गई, 35 किले जो थे शिवाजी के, उसमें से 23 मुगलों को मिल गए, 5000 की मनसबदारी देने का वादा हो चुका था और शिवाजी ने समर्पण कर दिया था और उनको अब दिल्ली आने का आगमन मतलब निमंत्रण दिया गया था कि आप दिल्ली दरबार, राज दरबार में पधारें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है। अगली वीडियो, अगले खंड में हम लोग पढ़ेंगे कि शिवाजी जब दिल्ली पहुंचेंगे उनके साथ कैसा बर्ताव होता है। इस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे और उसके बाद शिवाजी किस प्रकार से छत्रपति की उपाधि लेते हैं, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने लोगों का ध्यान रखें और पढ़ाई को अपने जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।